All right, it's May June 2021 of year A level maths. Course code is 9709, paper 32. So let's start. In the first question, it says that we need to solve the inequality 2x minus 1 lesser than 3x plus 1. जब आपके पास दोनों साइड पर ये मॉडुलस साइन होता है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड पर स्क्वायरिंग अप्लाई करते हैं. इससे ये मॉडुलस साइन हमारा खत्म हो जाएगा, बट वी नीड टू एक्सपेंड आइडेंटिटी है. तो हमारे पास बन गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 9 टाइम्स 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर. यहाँ पर आपने आइडेंटिटी एक्सपेंड करी कौन सी भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी हम ओ लेवल मैथ से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. ये हमने यहाँ पर एक्सपेंड करी, सो वी गॉट 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. सेम हमने यहाँ पर अप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. उसके बाद हमने सिंपली 9 को मल्टीप्लाई किया इस पूरे ब्रैकेट से, वी गॉट द एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9. फिर हमने अरेंज किया, 9x स्क्वायर को मैंने यहीं पे रखा, 4 वहाँ जाएगा तो ज़ाहिर बात है माइनस होगा, तो 9 माइनस 4 इज़ 5, 18 यहीं पे रहा, माइनस 4 वहाँ गया तो प्लस 18 हो गया, 18 प्लस 4 22, 9 अपनी जगह पे रहा, प्लस 1 वहाँ गया तो माइनस 1 हुआ, इट्स 8. सिंप्लीफाई किया इसको, मिडिल टर्म में स्टार्ट कर दी यहाँ पर हमने, ठीक है, दैट इज़ 20 and 2. यहाँ पर हमने लिया कॉमन, वी गॉट 5x, क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 4, यहाँ पर कॉमन आया 2, क्या बचा हमारे पास x प्लस 4. दोनों पर जब x प्लस 4 सेम आ गया इसका मतलब है कि हमने सही किया है. x प्लस 4 कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास 5x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0. यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है क्वाड्रेटिक का. अगर हम x को और x को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 5x स्क्वायर, इसका मतलब है कि हमारे पास एक हैप्पी फेस बन रहा होगा. कहाँ बन रहा होगा, x प्लस 4 को अगर आप 0 से इक्वेट करोगे यू गॉट माइनस 4, राइट. ये हमने माइनस 4 को प्लॉट किया. अगर हम करेंगे 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो वी गॉट x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2/5. तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया -2/5, एक हमारे पास आ गया -4. क्योंकि हमारे पास साइन ग्रेटर का है, ग्रेटर का मतलब ये होता है वी नीड टू गो आउटसाइड द कर्व. तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी, इट शुड बी लेसर देन -4 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन -2/5. ये आपके पास पहले का आंसर हुआ कंप्लीट. नेक्स्ट वन, on a sketch of an Argand diagram, shade the region whose points represent the complex numbers satisfying the inequality this and this. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आइडेंटिटी कंडीशन को आइडेंटिफाई किया कि यार ये कौन सी कंडीशन है. तो z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक पॉइंट को रेफर कर रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब हमारे पास बनेगा रेडियस. ये हमारे पास कंडीशन है कॉम्प्लेक्स की. यहाँ पर आर्गूमेंट आ गया तो ये हमारे पास एंगल बन रहा है. कहाँ से बनेगा भाई, पहले हमने इस फॉर्म को अरेंज करना होता है. सो पहले हम ज़रा इस कंडीशन की बात करते हैं. कंडीशन हमें ये कहती है कि z माइनस ए प्लस बी आयोटा, इस फॉर्म में हमेशा हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए. तो इस फॉर्म में मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ, ठीक है. देखो 1 प्लस आयोटा था, हमने अगर बाहर -1 लगाया, इसका मतलब है कि अंदर के साइन अब चेंज करने पड़ेंगे. तो +1 हो गया हमारे पास -1 और माइनस आयोटा हो गया हमारे पास प्लस आयोटा. ऐसा क्यों, क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस साइन आएगा और ये कंडीशन है, ये हमेशा ऐसा ही होगा. तो ये बन गया z -1 प्लस आयोटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1. तो ये जो आपका पॉइंट है दैट रिप्रेजेंट द सेंटर पॉइंट -1, और ये बन गया आपका रेडियस. ये हमने पहली कंडीशन को सही फॉर्म में लिख दिया. अब हम आते हैं आर्गुमेंट के ऊपर. यहाँ भी सेम काम करना पड़ेगा कि z माइनस और ब्रैकेट में होना चाहिए वो आपका पॉइंट जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये आ गया 1 + 0 आयोटा, आयोटा नहीं है तो मैंने 0 आयोटा लिख दिया. इसका मतलब कि हमारे पास पॉइंट आ गया 1,0 एंड 3/4 पाई इज 135 डिग्रीज. ठीक है बेटा. अब हम इस कंडीशन की बात करते हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने -1,1 ये एक पॉइंट प्लॉट किया, ठीक है ना. आर्गन डायग्राम में हमने इसको स्केच करना है और इस पर हमने रेडियस ड्रॉ करना है 1 का. 1 से मुराद क्या होगा भाई, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1. तो ये हमारे पास आ गया एक सर्कल जिसका रेडियस 1 है और इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास है -1,1. तो ये बन गया मेरे पास एक सर्कल. आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, स्टार्ट कहाँ से होगा 1,0. तो 1,0 पॉइंट कहाँ है, ये आ गया भाई 1,0. एंगल क्या होगा 135. तो मैंने यहाँ D को रखा और D के रख के हमने एंगल प्लॉट किया 135. ये एंगल आ गया हमारे पास 135. अब हम बात करते हैं शेडिंग की. ये आपसे कह रहा है कि लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब सर्कल के अंदर होगा. सर्कल के अंदर तो कहीं पर भी हो सकता है. और एंगल जो होगा वो 3/4 पाई से छोटा होगा. अब देखें छोटा का मतलब क्या हुआ, अगर ये 135 एंगल है तो अगर मैं यहाँ लेके जाऊँगा दैट इज़ ग्रेटर देन 135. सारी बात है यहाँ 138, 140 होगा. तो 135 से छोटे का मतलब ये हुआ कि मैं इस लाइन से राइट पर ही रहूँगा. तो सर्कल के अंदर और इस लाइन से राइट, ये वो रीजन बचा जो हमारा शेड होगा. तो इस रीजन को मैंने शेड कर दिया. ये आपका आंसर हुआ. नेक्स्ट वन, the variables x and y satisfies the equation x equals to a
x a3 power minus 1 where is a constant. Explain why the graph of y against ln x is a straight line and state the exact value of the gradient of the line. All right. तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बना दिया y को सब्जेक्ट, मतलब y को मैं एक तरफ लेकर आ गया. ठीक है, कैसे लेकर आया, ये 3 पावर माइनस वाई था, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा है 3 पावर वाई, क्योंकि जब पावर नीचे रहेगी तो साइन अपना पॉजिटिव कर लेगी. ठीक है, यहाँ पे मैंने 3y को अलग कर दिया और ये आ गया a/x. अब क्योंकि पावर में आ गया हमारे पास अल्फ़ाबेट, सो वी नीड टू अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड. यहाँ पे मैंने ln अप्लाई किया क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ln की बात की गई है. ठीक है, लॉग अप्लाई करने के बाद ये हमारा स्टेटमेंट हुआ ln 3y इक्वल्स टू ln a/x. लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, पहले यहाँ पर देखते हैं. लॉग पावर को कोफिशिएंट बना देता है, तो ये y मेरे पास आ गया पहले, और अगर डिवीजन होगा इसका मतलब है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, तो ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा. ln 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ln 3 वाला के डिवाइड होगा, तो मैंने दोनों के साथ कर दिया इसको डिवाइड, और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन. अब उसने आपको कहा है कि भाई एक्सप्लेन करो कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे है, मतलब एक्सप्लेन द वाई द ग्राफ ऑफ वाई अगेंस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर हम कंपैरिजन करें इसको, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये इस फॉर्म में आ गया, और ये कंडीशन हमारे पास होती है किसकी, स्ट्रेट लाइन की. इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है. अच्छा जी, अगर हम लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो ग्रेडियंट कौन होता है, हम ये पढ़ते हैं कि जो x के साथ लिखा है वो ग्रेडियंट है. ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे. तो x के साथ कौन लिखा है, x के साथ लिखा हुआ है ln 1/ln 3 ना, ln x तो ग्रेडियंट हो जाएगा. तो x के साथ लिखा हुआ है हमारे पास 1/ln 3 विद द नेगेटिव साइन. तो जो कुछ x के साथ लिखा होता है वो हमारा बनता है ग्रेडियंट. ये हमारे पास आंसर आ गया. It is given that the line intersects the y-axis at the point where y equals to 1.3. अब y-axis को अगर लाइन कट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू 0 हो गई. तो हमें एक पॉइंट मिल गया भाई कि जब x 0 होगा y 1.3 होगा. इसको हमने यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया भाई, इस इक्वेशन में यूज़ किया जो हमने बनाई थी. तो मैंने लिखा भाई y इक्वल्स टू ln a, जो हमने इक्वेशन प्रूफ की थी. इसमें y की जगह आ गया हमारे पास 1.3 और x की जगह हमारे पास आ गया 0, क्योंकि जब x 0 होगा तो ये पूरा फ्रैक्शन हमारे पास 0 हो जाएगा. तो बचेगा कौन, ln a ओवर ln 3. यहाँ से मुझे ln a की वैल्यू निकालनी है. अब तो ln 3 हमारा के मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आया 1.428. ln की बेस क्या होती है e, तो जब ये वहाँ जाएगा दैट विल बी e टू द पावर 1.428, दैट इज 4.171. ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट वन, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to tan इनवर्स ऑफ 1/2x. इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स. बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे. सबसे पहले हम किसको क्या सपोज करें, ये कन्फ्यूजन थी यहाँ पर कि भाई यहाँ पर तो एक ही फंक्शन है, तो जब आपके पास दूसरा फंक्शन नहीं है तो वो दूसरा फंक्शन हमारे पास 1 होगा. अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास LIATE ये हमारा हेल्प करता है u को लेने में ना. तो यहाँ पर हम किसको u लें भाई, तो अब आपको थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी. अगर लेट सपोज आप u को लेते 1, ठीक है, और आप v को ले लेते कि v हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ 1/2x लेट सपोज. तो अगर u 1 होता आपका, आप इसको डेरिवेट करते तो ये तो 0 बन गया, इसने तो काम ही ख़राब कर दिया आपका. तो हम यहाँ पर u को 1 नहीं लेंगे. अब हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हम ले लेंगे u, और v हम यहाँ पे ले लेंगे सिंपल इंटीग्रल ऑफ v हम ले लेंगे 1. ये हमारा केस हुआ स्टार्ट. मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ. हमारे पास लिखा हुआ है ना tan इनवर्स ऑफ 1/2x, ये तो लिखा हुआ था, मैं साथ में लिख रहा हूँ 1 dx. इससे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं. तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये वाला पार्ट हमारा u हो गया और ये वाला पार्ट हमारा v प्राइम हो गया. ठीक है, अब ये हमने सेपरेशन करना स्टार्ट किया. अच्छा, tan u है, tan u अगर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, tan u इक्वल्स टू 1/2x. v को अगर हमने इंटीग्रेट किया वी गॉट x, v का पार्ट तो हो गया ख़त्म. अब सारा काम शुरू होगा यहाँ पर हमारे पास. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर x को बनाया सब्जेक्ट, x आ गया हमारे पास 2 tan u. अब हम इसको करते हैं डेरिवेट. हमने dx/du निकाला तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 sec स्क्वायर u. ये आ गया हमारे पास. ठीक है बेटा. अच्छा, हमें एक आइडेंटिटी पता होता है दैट 1 + tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x. ये हमें मालूम होता है अच्छी तरह. तो sec स्क्वायर u की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, sec स्क्वायर u की जगह आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर u, जो आइडेंटिटी हमें मालूम होती है. तो मैंने इसकी जगह इसको प्लेस कर दिया एंड देन आई जस्ट सिंप्लीफाई. अब ये आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कहाँ से आया, tan स्क्वायर x की जगह x²/4 आ गया, कैसे हुआ. ये कोई जादू नहीं हुआ, ये हमने यहाँ से किया बेटा. देखो कैसे किया. अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि 2 tan u बराबर है x के, तो tan u क्या हो जाएगा, tan u हो जाएगा हमारे पास x/2, और tan स्क्वायर u क्या हो जाएगा, दैट विल बी x² अपॉन 4.
तो ये 10u² की वैल्यू मैंने यहाँ पर प्लेस करी, इट गॉट मी x² अपॉन 4, और अब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, बल्कि पहले मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करें एलसीएम ने, टोटली आपकी चॉइस है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम लिया, वी गॉट 4 + x²/4, उसके बाद 2 से कैंसिल किया, 2 1 = 2 2 जार, सो वी गॉट x² + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारे पास dx/du। अगर dx/du ये आ रहा है तो du/dx क्या होगा, सो आई जस्ट फ्लिप आउट द फ्रैक्शन, मैंने इसको फ्लिप कर दिया, क्योंकि मुझे du/dx चाहिए होता है, जब हम इसको डेरिवेट करते हैं तो हमें du/dx चाहिए होता है। इफ़ यू रिमेंबर कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर आप u लेते हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ux है, तो मैं du/dx निकालता हूँ विच इज इक्वल्स टू 1, ऐसी करते हैं ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो यहाँ पर dx/du निकालने के बाद मैंने इसको फ्लिप किया, सो आई गॉट द वैल्यू फॉर du/dx। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ट्रिकी पार्ट था हमारा वो इसी को सॉल्व करना था, इसके बाद ट्रिकी पार्ट नहीं होगा। अब हमने अप्लाई किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वर्किंग फार्मूला। u क्या था भाई, u हमारे पास था tan इनवर्स ऑफ 1/2x, मैंने लिख दिया। v क्या था हमारे पास, v हमारे पास था x, ये आ गया, माइनस इंटीग्रल का साइन आया। v क्या था भाई, v था हमारे पास x। u डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, u डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, ये आया 2 डिवाइडेड बाय x² + 4। ये मैंने तमाम चीज़ों को यहाँ पर कर दिया प्लेस, ठीक है। x को मैं पहले लेकर आ गया, ये हो गया x tan इनवर्स ऑफ 1/2x माइनस x जाके मल्टीप्लाई हुआ 2x/4 + x²। अब देखो यार, जो आपके पास फंक्शन नीचे है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऊपर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आ रही है वो हमारे पास ln की आ रही है, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर मौजूद है। अगर आप भूल गए तो मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। अगर हमारे पास लिखा हो 2 डिवाइडेड बाय 2x + 1 ये लिखा हो, और मैं कहूँ उसको इंटीग्रेट करो, तो जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हमारे पास का आंसर क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2x + 1। ये होता है हमारे पास ln की इंटीग्रेशन। तो अगर आपको ln की इंटीग्रेशन नहीं आती, सही तरह प्रॉपर नहीं आती, तो आपको ये वाला स्टेप अटकेगा, ठीक है। और जिनको आती है उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर होता है अगर, तो हम उसको ln के साथ लिख देंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको इंटीग्रेशन ऑफ ln। x tan इनवर्स ऑफ 1/2x अपनी जगह रहा, ये आ गया माइनस, और ये आ गया इसका इंटीग्रल। अब हमने लिमिट्स को अप्लाई कर रहा है, बट बिफोर दैट कीप इन माइंड के क्वेश्चन में हमसे कहा गया एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज ज़्यादा नहीं कर सकते, इनफैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। आपका आंसर सर्च में आ रहा है, आपको सर्च में ढूंढना है, लॉग में आ रहा है, आपने लॉग में देना है। अब हमने प्लेस करी वैल्यू, x की जगह अपर लिमिट, तो x जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ 2 आ गया, ये भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया। तो अगर आप यहाँ 2 लिखोगे तो 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, माइनस ln, यहाँ पर भी आपने 2 लगाया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड 4 + 4 = 8। ये आपके पास आ गया पहले का माइनस। जब आप 0 डालोगे, जब आपने यहाँ पे 0 डाला तो ये तो पूरा 0 कर देगा, तो बचेगा कौन, सिर्फ हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास आएगा ln ऑफ 4 ओनली। अब हमने क्या किया, अब हमने सिंपल सॉल्व किया इसको, 2 अपनी जगह आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, ln 8 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया ln 4। सिंप्लीफाई किया, 2 1 जार 2 2 जार 4, ये आ गया π/2। इसको हमने लिखा पहले, इसको हमने लिखा बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंप्लीफाई करने में थोड़ी आसानी लगती है मुझे। π/2 आ गया। अब यहाँ पे चूंकि माइनस है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास डिवीजन हो रहा होगा, तो ये लिखा हुआ है ln ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 8। सिंप्लीफाई किया, 4 1 जार 4 2 जार 8, सो वी गॉट ln ऑफ 1/2। और अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है ln 2 की पावर -1। कैसे भाई, जब आपके पास लिखा हुआ है ln ऑफ 1/2, ठीक है, ये अगर 2 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर -1। तो मैंने भी लिखा -1, क्यों लिखा, ये माइनस जब पहले आएगा तो माइनस कर देगा, और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया जो उसने कहा हुआ था कि एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है इस इंटीग्रल की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये पूरी एक्सप्लेनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था हमारे पास वो ये वाला पार्ट था जिसमें हम 10 को लेके गए। दैट इज अ ट्रिकी पार्ट हियर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, question number 5 from the topic complex number. The complex number u is given by 10 minus 4 root 6i. Find 2 square roots of u. Give your answer in the form of a plus iota b, where a and b are real and exact. Alright. सबसे पहली बात आपने क्या किया भाई, आपको इसका रूट निकालना था, तो मैंने रूट अप्लाई कर दिया। रूट को कैंसिल कौन करेगा, सो वी नीड टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर हुआ, ये कैंसिल कर गया, क्या बचा 10 माइनस 4 अंडर रूट 6। यहाँ पे लगी आपकी आइडेंटिटी, वही वाली जो हमने शुरू में पढ़ ली थी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कीप इन माइंड जब आप यहाँ पर b स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आ जाएगा -b स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंपेयरिंग करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं हम, रियल पार्ट को रियल पार्ट से करते हैं।
तो रियल पार्ट यहाँ पे 10 है और यहाँ पे रियल पार्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे, -4√6 इमेजिनरी पार्ट प्लस 2ab इमेजिनरी पार्ट, इसको हमने आपस में इक्वेट किया। अब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट करी, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है ना। ये कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ए बी को पहले अलग किया, तो 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने बी को अलग कर लिया, ठीक है ना। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ गया -2, √6 अपनी जगह लिखा हुआ है। ए मल्टीप्लाई और हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास बेसिकली क्या आया, मेरे पास बी बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये 6 लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। ये 6 लिखा हुआ है, तो मेरे पास बी बन गया सब्जेक्ट। इस बी को उठा के मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पर प्लेस किया। अब जब मैंने प्लेस किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, 10 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी की जगह वो वैल्यू आ गई हमारे पास -2√6 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया इसको, 2 का स्क्वायर। अच्छा, इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी बेटा, देखिएगा। ये लिखा है -2 √6 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। -2 का स्क्वायर हो गया 4, √6 का स्क्वायर हो गया 6, 4 6 जार 24, तो ये 24 ऐसे आया मेरे पास, ठीक है। डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इसके बाद मैंने एलसीएम लिया, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए पावर 4 बन गया -24, ए स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 स्क्वायर हो गया, ए 4 -24 और सिंप्लीफाई किया। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद मैंने किया मिडिल टर्म, उसके बाद मैंने किया फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास आया ए स्क्वायर -12 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर +2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 12 आ रही है और एक आ रही है -2, ठीक है। अब जो हमारे पास ए की वैल्यू है, अगर हम यहाँ देखें तो ए हमारा रियल पार्ट होगा, तो ए के साथ आई वाला पार्ट तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने जो आई वाला पार्ट था अंडर रूट में नेगेटिव जो आ रहा था उसको मैंने कर दिया रिजेक्ट, इसीलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ए मेरा रियल पार्ट बन रहा था। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 12 किया, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड, सो आई गॉट ए इक्वल्स टू +-12 विच इज +-2√3। इस ए की वैल्यू से अब हमने निकालनी है बी की वैल्यू। हमने इस ए की वैल्यू को उठा के क्या किया, हमने यहाँ पर प्लेस किया। क्योंकि ए स्क्वायर मेरे पास 12 था तो मैंने इसी को यूज़ किया ए स्क्वायर की जगह, तो मेरे पास आ गया 12, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू +-√2। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस आयोटा बी, तो मैंने दोनों की वैल्यू को प्लेस किया, ए और बी की। दो पॉसिबल आंसर्स थे, +-2√3 +√2, और माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया आपने तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स थे अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है 10 - 4√6 आयोटा, ये इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ गया। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट कोसेक 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू 10 2 थीटा। सबसे पहली बात, कोसेक क्या होता है भाई, 1/sin होता है। कॉट क्या होता है, cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा sin 2 थीटा एलसीएम लिया, सेम आ गया, ये बन गया मेरा न्यूमरेटर 1 - cos 2 थीटा। अब आपको क्वेश्चन हिंट देता है कि भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पर सिंगल थीटा है, इसका मतलब डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे। तो 1 अपनी जगह रहा, माइनस अपनी जगह, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये है आइडेंटिटी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो ये सवाल आपको तंग करेगा, ठीक है ना। आइडेंटिटीज बहुत अच्छी आपको याद होनी चाहिए। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा के, ब्रैकेट एक्सपेंड किया, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 और +1 क्या बन जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। नीचे 2 sin थीटा cos थीटा, यहां पर हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया भाई, sin स्क्वायर थीटा, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर से sin थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, जो कि बराबर होता है हमारे पास tan थीटा के। ये पहले का आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, अगले पार्ट में ये क्वेश्चन वही है जो हम प्रूव कर चुके हैं और ये हमारे पास आंसर आ चुका है tan थीटा, तो मैंने इसकी जगह सिंपल tan थीटा प्लेस किया और उसको इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया। अब tan थीटा हमारे पास बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि d/d थीटा ऑफ cos थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे ये होता है -sin थीटा। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि जो फंक्शन नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, सिंपल क्या फर्क है, माइनस नहीं है, तो मैंने माइनस से दो जगह मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला माइनस हमारे पास एज इट इज चल रहा है जो आपको नजर आ रहा है, और क्योंकि cos का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, अगेन ये हमारे पास ln की इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास -ln cos थीटा। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है। अब हमारे पास जब ये फंक्शन आ गया, हमने जस्ट यहाँ पर लिमिट्स को अप्लाई किया, -ln cos की जगह आ गया π/3, माइनस लोअर लिमिट क्या है -ln cos π/4, सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज निकाली कैलकुलेटर से मैंने,
और इसको सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर आ गया ln √2। √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, 1/2 पहले चली जाएगी, 1/2 ln 2, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ऑलराइट, आई होप कि क्लियर हो गया हो आपको ये पार्ट। आगे बढ़ते हैं। Question number 7. A curve is such that the gradient at a general point with coordinates x, y is proportional to y over x plus 1. तो ये कंडीशन थी। हम ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं? dy by dx। क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो ये आएगा इक्वल टू, और k आएगा प्रोपोर्शनल की वजह से। किसके प्रोपोर्शनल है? y ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो ये मैंने भी लिख दिया भाई, y ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो ये था हमारा स्टार्टअप, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है, ये मैंने सिर्फ इस लाइन को इंटरप्रेट किया है इस टर्म में, सही। अब मैंने y को अलग किया और x को अलग किया, तो y मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमारा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ अल्फाबेट्स। ये मैंने कर दिया कि y के साथ y, x के साथ x। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो इसको भी इंटीग्रेट किया, इसको भी हमने इंटीग्रेट किया, पावर को हम ऊपर लेकर आ गए। अगर आपका ये सवाल है कि यहाँ पर ln क्यों नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा कि ln के लिए पावर को लीनियर होना चाहिए या फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। दोनों चीज़ें यहाँ पर पूरी नहीं हो रही हैं। एनीवेज, अब यहाँ पर y का डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव तो 1 होगा, ऊपर मौजूद है। तो ये आ गया मेरे पास ln y इक्वल्स टू k। इसका इंटीग्रल क्या होगा? पावर में आपने 1 ऐड किया और डिवाइड किया टोटल पावर से। अगर आप इसको पावर में 1 ऐड करोगे, यू विल गेट 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन प्लस c। अब c निकालने के लिए उसने आपको दिए 2 पॉइंट्स, एक 0,1 और एक 3e। निकालते हैं भाई। अब c के लिए आएगा और k के लिए आएगा। 0,1 प्लेस किया, मतलब y की जगह मैंने प्लेस कर दिया, सॉरी x की जगह प्लेस किया 0 और y की जगह प्लेस किया मैंने 1। ln 1 इक्वल्स टू k, क्योंकि ये 0 है और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगी, तो 2 अपनी जगह आ गया प्लस c। ln 1 0 होता है, तो आपके पास पहली इक्वेशन आ गई 2k प्लस c इक्वल्स टू 0। और अगर मैं 2k को शिफ्ट कर दूं तो ये आएगा -2k इक्वल टू c। मैंने c को बनाया सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट प्लेस किया 3, e, इसी इक्वेशन में प्लेस कर रहे हैं बेटा। तो जहां पर y था वहां e आ गया, जहां पर x था वहां पर आया 3। 3 + 1 4, तो ये आ गया मेरे पास 4। पावर 1/2 कितना होता है मेरे पास? 2 हो जाएगा ये तो, सही है। तो ये वाला 2 और ये 2 हो जाएगा मेरे पास 4। 1 इक्वल्स टू k ln e मेरे पास होता है 1 प्लस c, और c की जगह मैंने प्लेस की c की वैल्यू इट्स -2t, ये -2k यहाँ से आ गया। तो मेरे पास k का आंसर आ गया। उस k के आंसर को मैंने यहीं भी पुट किया, तो मेरे पास c का आंसर आ गया। उन k और c के आंसर को दोनों को मैंने प्लेस किया अपनी मेन इक्वेशन में, यहाँ पर प्लेस किया मैंने, ठीक है। और फिर मैंने सिंप्लीफाई किया इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 1 पावर 1/2 -1। ये ln था, मुझे y को बनाना है सब्जेक्ट। ln की बेस क्या होती है? e होती है, e वहाँ चली जाएगी, तो ये आ गया e की पावर x प्लस 1 की पावर 1/2 -1। ये आपका आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज y इक्वल्स टू e टू द पावर -5x tan स्क्वायर x फॉर -π/2 से लेके +π/2। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। ये आपका था स्टार्टअप। इसने आपको बताया कि स्टार्ट कैसे करना है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें पता होता है कि हमें इसको डेरिवेट करना पड़ेगा और 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। इसकी कंडीशन होती है हमारे पास dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो मैंने एक को ले लिया u और एक को मैंने ले लिया v। इसको डेरिवेट किया, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव वो आ गया। tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ? पहले पावर को डेरिवेट किया, पहले पावर लिखो, फिर पावर में से 1 माइनस करो और फिर फंक्शन का डेरिवेट। ये आ गया मेरे पास tan स्क्वायर का डेरिवेटिव। फॉर्मूला अप्लाई किया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तमाम वैल्यूज को प्लेस किया जो मैंने यहाँ पे निकाली है ऊपर, और इक्वल टू 0 किया। क्यों किया? हमें पता है कि फॉर स्टेशनरी पॉइंट dy बाई dx इक्वल टू 0 होता है, इसलिए 0 से इक्वेट कर दिया। अब कॉमन लेना स्टार्ट किया, e पावर -5x यहाँ भी है, e पावर -5x यहाँ पर भी है, दोनों के पास 10x आ रहा है, तो 10x e पावर -5x आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा? 2 sec स्क्वायर x माइनस 5 10x। ये मैं सिंपल एल्जेब्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये तीन चीज़ें आ गई, 10x, एक e पावर -5x और एक ये ब्रैकेट। इन तीनों को हमने सेपरेटली 0 से इक्वेट करना स्टार्ट किया। तो पहले 10x इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 0 दैट विल बी 0। 10x अगर आप 10 में 0 करोगे 0 आंसर आएगा। e पावर -5x इक्वल टू 0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आप ln अप्लाई करोगे दोनों साइड पर तो ln ऑफ 0 तो अनडिफाइंड होता है। अब बचा ये ब्रैकेट 2 sec स्क्वायर x माइनस 5 10x इक्वल टू 0। अब आपने देखा यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन को आपको एक में बनाना है, तो आपने क्या किया? sec स्क्वायर पे लगाई आइडेंटिटी जो हमें मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये बन गई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म ब्रेक, फैक्टराइजेशन, x के आ गए दो आंसर, tan x 1/2 और tan x 2।
अब क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट की रेंज डिफाइंड है कि भाई -π से लेके +π/2 है, मतलब -90 से लेके +90, तो भाई या तो पहला क्वाड्रेंट होगा या चौथा होगा। अब 10 चूंकि पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि हम फाइनलाइज कर गए फर्स्ट क्वाड्रेंट। 10 का इन्वर्स किया 0.464, 10 का इन्वर्स किया 1.107, तो आपके ये आंसर्स हैं। तो टोटल आपके 3 आंसर्स हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों आपके फाइनल आंसर्स काउंट किए जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शंस। 14 - 3x + 2x² डिवाइडेड बाय 2 + x + मल्टीप्लाई 3 + x²। जब आप पार्शियल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, क्योंकि मेरे पास x की पावर नीचे क्यूब आ रही है हाईएस्ट पावर और ऊपर आ रही है स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आपने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको a/2 + x + bx + c डिवाइडेड बाय x² + 3। अब हम करते हैं यहाँ पर एलसीएम, तो a मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से x² + 3 से, bx + c पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 + x से, मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड के डिनोमिनेटर होते हैं कैंसिल, तो हम लिखते नहीं है उसको, और ये आ गया 14 - 3x + 2x²। अब हमने x की वो वैल्यूज देनी जहां पर हमारे पास मैक्सिमम चीजें जीरो हो रही हों। तो पहले मैंने कहा x को -2 लो, क्यों भाई? क्योंकि जब मैं -2 यहाँ पर प्लेस करूंगा तो ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा जीरो, मतलब b और c गया तो मेरे पास a का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जहां पर भी x नजर आ रहा है वहां पर मैंने प्लेस किया -2 हर जगह, और सिंप्लीफाई करके मेरे पास a का आंसर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, b के लिए अब मैंने क्या किया, मैंने x की जगह 0 पुट किया, क्यों भाई? ताकि मेरे पास b 0 हो जाए, सही है ना, मैंने c निकालूंगा, b मेरे पास 0 हो जाएगा, x की जगह 0 प्लेस किया। तो जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर मैंने जब 0 प्लेस किया तो यहाँ पे सिर्फ 14 आएगा, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 3 आएगा, और a का आंसर मैंने a की जगह प्लेस कर दिया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद ये 0 हुआ, c बचा 2 + 0, ये बचा 2, इन सब से मेरे पास c की वैल्यू आ गई, दैट इज 1। जब आपके पास a और b दोनों आ गए, अब आप x की जगह कुछ भी सॉरी a और c अगर आपके पास आ गए, अब आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने x की जगह 1 ले ली, आसान से कोई छोटी वैल्यू। तो जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में, वहां पर मैंने क्या डालना शुरू कर दिया, 1 डालना शुरू कर दिया, और जहां पर a था वहां 4 और जहां पे c था वहां पे 1। तो मेरे पास b का आंसर आ गया, दैट इज -2। उसके बाद मैंने अपनी वैल्यूज को प्लेस किया, कहाँ प्लेस किया भाई? इस फ्रैक्शन में मैंने इसको देखें यहाँ पे प्लेस किया, जहाँ पर a था वहाँ 4 आ गया, जहाँ b था वहाँ -2, जहाँ पे c था वहाँ 1, और ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट वन, अब ये आपसे कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ fx इन असेंडिंग पावर ऑफ x। इसने किस टॉपिक को रेफर किया? इसने रेफर किया बाइनोमियल को, इंक्लूडिंग द टर्म x², सिर्फ x² तक जाना है। तो भाई ये हमारा एक्सप्रेशन था, तो मैंने 2 + x को ऊपर लेके गया, दैट विल बी 2 + x⁻⁻1। अब बाइनोमियल का रूल ये होता है कि पहला नंबर आपका 1 होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 2 कॉमन निकालना पड़ा। जब मैंने 2 कॉमन निकाला तो ये तो 1 हो गया, ये आएगा x/2। ये -1 2 पर अप्लाई किया तो ये हो गया 2 की पावर -1। 2 पावर -1 का मतलब क्या होता है? 2 पावर -1 का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 जब ये आ गया तो ये 2 1 और 2 2 4, तो ये आ गया 2, और ये मेरा बन गया 1 + x/2 की पावर -1। ये मैंने सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे आपने अप्लाई करना है फॉर्मूला a + nx + n-1 x²/2 फैक्टोरियल। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि आपने खाली स्क्वायर तक रुकना है। वैल्यू प्लेस करी, a की जगह 1 आ गया, n की जगह -1 आ रहा है, और x की जगह x/2 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, n की जगह -1, n-1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, x² की जगह आ जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, वी गॉट द आंसर 1 - x/2 + x²/4। तो भाई अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लिखा है -2x + 1 x² + 3, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -1। इससे हमारा कोई इशू नहीं है, इससे हमारा कोई इशू नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हमारा मसला है खाली इसके साथ। तो हमने -1 की पावर को सॉल्व करने के लिए दोबारा वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। क्या? पहली टर्म हमारे पास 1 होनी चाहिए, तो 1 के लिए हमने 3 को निकाला बाहर कॉमन, यहाँ पर 1 आ गया, ये हो जाएगा x²/3 होल पावर -1। -1 3 पर अप्लाई करी तो ये आ गया 1/3, और ये हमारा रेडी हो गया बाइनोमियल के लिए 1 + x²/3 की पावर -1। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जहाँ पर a होगा वहाँ पर 1, मैं लिख रहा हूँ, पर वैल्यूज लिख देता हूँ। a की जगह हमारे पास आएगा 1, x की जगह हमारे पास आएगा x²/3, और n हमारे पास है -1। इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो a की जगह 1 आया, n की जगह -1 आया, x की जगह x²/3 आया, n की जगह -1, n -1 -2,
और एक्स स्क्वायर, अगर आप इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो आएगा x4/9 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि होता है हमारे पास 2। ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस x² माइनस माइनस प्लस x4/9, तो आपके पास आ गया 1/3 बाहर चल रहा है हमारे पास। कहाँ से चल रहा है भाई? 1/3 यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये इसकी एक्सपेंशन का आंसर आ गया हमारे पास। 1/3 को हमने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/3 इंटू 1 1/3, 1/3 इंटू x² x²/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 9, 3 9s आर 27। तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स की एक्सपेंशन आ चुकी है। आते हैं भाई क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हम ऊपर लेके गए थे, ठीक है ना, ये हमने बातें कर ली थी। अब हम इस पूरे को हम सॉल्व कर चुके थे, और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आंसर हमारे पास आया था। तो इसकी जगह मैंने इसका आंसर प्लेस किया जो हम निकाल चुके, 1 माइनस 2x अपनी जगह, और इसका आंसर हम यहाँ निकाल चुके। दोनों के आंसर को हमने प्लेस किया। प्लस क्यों किया? देखें, जो हमारा एक्सप्रेशन था उसमें दोनों प्लस हो रहे थे, हमने इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, और अल्टीमेटली दोनों को हमें ऐड करना है टू सॉल्व इट। हमने अब ऐड किया, चले जी, अब क्या हुआ आगे, ये इन दोनों की एक्सपेंशन हमारे पास आ चुकी हैं। इसका हमने ब्रैकेट रिमूव कर दिया, प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1/3 1/3, 1 इंटू माइनस x²/9 माइनस x²/9, 1 इंटू दिस। इसको हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर आ चुकी है 4, हमें खाली स्क्वायर तक जाना है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। 2x इंटू 1/3 माइनस 2x/3, अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई करता है स्क्वायर से तो ये बनता है x³, हमें x³ तक जाना ही नहीं है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया भी नहीं आगे। फिर हमने सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया और लाइक वाइज टर्म को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बाइनोमियल का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज diagram shows a trapezium ABCD in which AD is equals to BC equals to R, AB is 2R. The acute angles BAD and ABC are both to x radian. नजर भी आ रहा है आपको, circles of R, this. Given that the sum of the areas of the shaded sector is 90% of the area of the trapezium, so that statement is very important. जो आपका sum of area है, जो इसका एरिया और जो इसका एरिया है, वो 90% है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो इसी खूबसूरत सी बात को मैंने इस तरह अलग से लिख दिया क्योंकि ये मेरा स्टार्टअप है, मुझे अब पता लगेगा मुझे क्या करना है, ये आपको गाइड करता है। अब मुझे निकालना है शेडेड एरिया, ठीक है बेटा। हमारे पास सेक्टर है, फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ r² थीटा, तो मैंने सिंपल किया भाई हाफ r² थीटा। थीटा क्या है हमारे पास? x है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास 2 सेक्टर्स बन रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आ गया मेरे पास सम ऑफ शेडेड एरिया, इसमें कोई मसला ही नहीं हुआ। अब हम आते हैं ट्रेपेजियम के ऊपर। ट्रेपेजियम को अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब मुझे ये साइड भी चाहिए और ये भी चाहिए। इसका तो मसला ही नहीं है, ये तो हमारे पास 2r दिया हुआ है। मसला था इसका, इसको निकालने के लिए क्या किया, मैंने एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, मेरे पास एंगल है, मुझे निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, जिसको मैंने P पॉइंट बोला है। तो AP के लिए क्योंकि 90 बन गया यहाँ पर, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकता हूँ। तो cos x को अप्लाई किया AP/r, और मेरे पास AP इक्वल टू R cos x का आंसर आ गया। जो आंसर A से लेके P का होगा वही आंसर B से लेके Q का होगा। फिगर सिमेट्रिकल है मेरे पास। तो अब ये पूरी लेंथ थी 2r में से मैंने r cos x इसका और r cos x इसका माइनस किया, तो ये वाली मेरे पास DC की लेंथ आ गई, दैट इज 2r माइनस 2r cos x। फॉर्मूला अप्लाई किया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ना तो पैरेलल साइड्स आर 2r तो ये आ गई, प्लस ये वाली लेंथ आई, ये वाली लेंथ यहाँ पर आ गई। और हाइट क्या है? हाइट निकालने के लिए मैंने किया साइन को अप्लाई, तो हाइट आ गई मेरे पास ये वाली, दैट इज r sin x। ये करने के बाद, इसके बाद ये मेन काम था, ये कर दिया आपने। अब सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं भाई। 0.9 2r प्लस 2r 4r माइनस 2r cos x इंटू r sin x, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, सही है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2r माइनस r cos x। यहाँ पर अब मैंने क्या किया, r यहाँ से निकाल लिया कॉमन, तो ये आ गया 2 माइनस cos x। ये r और r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर और r स्क्वायर हो गया कैंसिल, बचा क्या? x इक्वल टू 0.9 2 माइनस cos x इंटू साइन एक्स। ये आपको प्रूव करना था, पहले पार्ट का आंसर। उसके बाद वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट x लाई बिटवीन 0.5 एंड 0.7। बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो आपने सबको एक साइड पे इक्वेट करना होता है और इक्वल टू 0 करना होता है, ठीक है, इक्वल टू 0 करना होता है। उसके बाद मैंने x की जगह डाला 0.5, मेरा आंसर आ रहा है 0.01569। फिर मैंने डाला x की जगह 0.7, मेरा आंसर आया माइनस में। हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि उस आंसर प्लस से माइनस या माइनस से प्लस जा रहा है, मतलब आंसर अपना साइन चेंज कर रहे हैं।
अगर आंसर ने साइन चेंज कर दिया इसका मतलब है कि रूट इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये आपका सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, शो दैट इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इन द इंटरवल दिस, अच्छा इसमें आपने क्या करना होता है आइट्रेशन में, जितने भी xn + 1 xn है उसको आपने रिप्लेस करना होता है हर जगह x से, और उसके बाद आपने सिंपल x को बनाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाने के बाद आपके पास ये इक्वेशन वापस आनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना होता है। तो मैंने भी ये काम स्टार्ट किया, 2 - cos x अपॉन 0.9 sin x, कॉज इनवर्स वहाँ रहेगा तो cos x हो जाएगा, ये माइनस को मैंने वहाँ शिफ्ट किया तो x अपॉन 0.9 आ गया, और cos को मैं यहाँ ले गया तो ये आ गया 2 - cos x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 0.9 sin x टाइम्स 2 - cos x, ये आपकी इक्वेशन थी, हमने प्रूव कर दिया। लास्ट वन, यूज आइटरेटिव फॉर्मूला टू डिटरमाइन x करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये वर्किंग जो मैं करके दिखा रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट, इसका एक मार्क होता है, ठीक है। तो पहले आपने बताना है x की वैल्यू आप कहाँ से ले रहे हो। तो भाई x की वैल्यू के लिए वो मुझे दे चुका था 0.5 एंड 0.7, इसका लूंगा मैं मीन एवरेज लूंगा, तो इसका एवरेज मेरे पास आ गया 0.6। उस 0.6 को आपने कैलकुलेटर में कैसे इंसर्ट करना होता है, 0.6 को दबा के आपने रखा इक्वल टू दबाया, जब आप इक्वल टू दबाओगे तो ये वैल्यू आपके आंसर में होती है स्टोर्ड, ठीक है ना। अब आपने अपने अब एक दफ़ा आपने पेपर में ये लिख के दिखाना है, लेकिन यहाँ पे जहाँ भी 0.6 आ रहा है कैलकुलेटर में यहाँ पर आ रहा होगा आंसर, और फिर आपने जस्ट इक्वल टू प्रेस करना है तो आपके पास आइट्रेशन आना शुरू हो जाएगी। जब आपका नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएगा कि आपका आंसर यही है, और हमें आंसर देना होता है 2 डेसिमल प्लेस पे, तो आंसर आ गया मेरे पास 0.62, ये इसका फाइनल आंसर बन गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, द पॉइंट्स ए एंड बी, पोजीशन वेक्टर ओ ए गिवन है, ओ बी गिवन है, शो दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी। बहुत सिंपल है, आपने ओ ए का निकाला मैग्नीट्यूड दैट इज √x² + y² + z², ओ बी का निकाला आपने मैग्नीट्यूड और वो दोनों बराबर आएंगे दैट इज √5। उसके बाद यूज अ स्केलर प्रोडक्ट टू कैलकुलेट द एंगल ए ओ बी इन डिग्रीज, ठीक है। तो आपके पास वर्किंग फॉर्मूला होता है A.B = AB cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। ए क्या है, ए का वेक्टर दैट इज 2 एंड -1, k 0 है। बी क्या है मेरे पास, i यहाँ पर 0 है, j 1 है और k -2 है। ये निकाला मैंने इन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा, ठीक है। सिंप्लीफाई किया इसको, इट्स -1/5 दैट इज 101.5 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, एंगल आ गया, ठीक है। उसने कहा हुआ डिग्री में, तुमने डिग्री में आंसर दिया इसका। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट, विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन द पॉइंट्स ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ओ ए एंड ओ बी, आपका वही कंडीशन है, मैंने दोबारा लिखी ताकि बार बार सवाल पीछे आगे ना करना पड़े मुझे। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है आपका, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एम, द पॉइंट पी ऑन द लाइन थ्रू ओ एंड एम इज सच दैट पी ए रेशो ओ ए 7/1, फाइंड द पॉसिबल पोजीशन ऑफ बी। सवाल समझने वाला है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, पहले तो मैंने ए बी निकाल दिया। ए बी कैसे आएगा भाई, ए बी आएगा ओ बी माइनस ओ ए, और मेरे पास ए बी का आंसर आ गया, ठीक है। मैंने ए बी की एक रैंडम लाइन, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये रैंडम मैंने बनाया है फॉर एन इलस्ट्रेशन, ये कोई एक्यूरेट ड्राइंग नहीं हुई, ठीक है। मैंने ए बी को एक रैंडम बनाया और मैंने ये पोर्ट्रे कर दिया कि यार इसका पॉइंट जो है ना एम, ये मिड पॉइंट है। अब मुझे एम चाहिए, मुझे ओ एम चाहिए। तो अगर ये मेरा ओ है तो मैं कहता हूँ पहले मैं ओ से ए आया, फिर मैं ए से एम चला गया, तो अल्टीमेटली मैं ओ से एम पहुँच गया, ठीक है। ये मेरा आया ओ ए प्लस ए एम इज इक्वल्स टू ओ एम, ऐसा ही होगा। अब क्योंकि m मिड पॉइंट है तो मैं ए बी तो निकाल चुका हूं, ए बी तो मेरे पास आ गया था। अगर मुझे ए बी से ए एम चाहिए होगा तो मैं अपने आंसर को डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो ये मेरे पास ए बी आया, मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो मेरे पास ए एम आ चुका है, ठीक है। ए एम का मतलब क्या होता है, ए एम का मतलब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है हमारे पास ओ एम माइनस ओ ए। ओ एम मुझे चाहिए, ओ ए मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, और ए एम मैं निकाल चुका था ए बी को डिवाइड बाय 2 करके। तो यहां से मेरे पास ओ एम का वेक्टर आ गया, इट्स 1 0 -1। यहां तक की बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने भाई ओ एम निकाल लिया बाय यूजिंग ए एम, ये मेरा पहला काम था। अब वो आगे का कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक पॉइंट पी है जो कि ओ और एम की लाइन में है। अब मेरे पास ओ एम की लाइन तो ये थी, मैंने कहा भाई यहाँ कहीं पॉइंट पी होगा, अभी जरूरी नहीं यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता। उसने आपको रेशो दिया हुआ है कि भाई पी ए का जो रेशो है अगर √7 है तो ओ ए का रेशो होगा मेरे पास 1, ये उसने आपको दिया हुआ है। मैंने सिर्फ एक रफली स्केचिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया यहाँ पर कि भाई पी ए अपॉन ओ ए इज इक्वल टू √7/1, और मैंने पी ए ओ ए का रूट हम निकाल चुके थे प्रीवियस पार्ट में, दैट इज √5। तो मैंने इसको पुट करके सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास पी ए का आंसर आ गया √35। अब ये पी ए का मैग्नीट्यूड है, सही है भाई। मुझे चाहिए अब पी के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे ओपी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें भाई, आप देखते हैं। अब
आपके पास ओ पी और एम ये कोलिनियर हैं, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये आपस में स्केलर मल्टीपल होंगे। तो कोलिनियर के लिए मैंने कहा भाई ओ पी बराबर है लैम्डा टाइम्स ओ एम। लैम्डा हमारा कोई भी कांस्टेंट होगा जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर स्केलर मल्टीपल्स। ओपी था, ओपी नहीं पता, ओ एम मुझे पता है, इट्स 1 0 -1। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अब ओपी निकालने के लिए क्या करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं भाई पी ए का तो हमें मैग्नीट्यूड मालूम है ना, तो हम जरा पी ए पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पी ए क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ पी। ओ पी की जगह क्या आएगा मेरे पास, जो मेरे पास ऊपर वेक्टर आया था लैम्डा 0 -1, ओ ए मुझे गिवन था, तो मेरे पास पी ए का वेक्टर आ गया। पी ए क्यों निकाला, क्योंकि हमें पी ए का मैग्नीट्यूड मालूम था, इसलिए मुझे पी ए निकालना पड़ा। अब मेरे पास पी ए का वेक्टर आ गया और पी ए का मुझे मैग्नीट्यूड मालूम है। मैंने फॉरन फॉर्मूला अप्लाई किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये बन गई मेरी एक प्यार भरी सी इक्वेशन। दोबारा आइडेंटिटी अप्लाई करी, -1 का स्क्वायर 1 लैम्डा स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर करके मेरे पास आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफाई किया, दो आंसर आ गए। उन दोनों आंसर को मैंने जस्ट प्लेस करना है ओपी के वेक्टर में जो कि मेरे पास यहाँ था। तो जब मैंने -3 को प्लेस किया सो -3 0 3 हो जाएगा। जब मैंने 5 को प्लेस किया तो 5 0 -5 हो जाएगा। ये आपके दो आंसर्स आ गए ओपी के, और इसी के साथ ये पेपर हुआ हमारा ख़त्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसकी पीडीएफ जो है ये भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ हेजिटेट ना कीजिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि जितना जल्दी हो सके मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।